कभी नहीं भूला हूं, ना कभी भूलूंगा, बिकॉज ये चीजें भुला देने लायक है भी नहीं और कभी भुला सकता भी नहीं कोई इंसान। सो आई जस्ट विश आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहें और मुस्कुराते रहें हमेशा। सारे स्टंट्स खुद ही किए, खुद करने में कई चोटें भी लगी। कई जगह पे ऐसा हुआ कि जंप, चलो मार लूंगा जंप, ये तो 30 फीट है ना, कोई बात नहीं, 30 फीट से तो मार ही लूंगा मैं, चलो 35 कर दिया उसको, फिर मारा। बीच में एक जगह पे मुझे स्लिप डिस्क हो गया, एक जंप गलत हो गई और मैं हार्ड लैंडिंग हुई और मेरी स्लिप डिस्क हो गई। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे स्लिप डिस्क हो गया। तरह तरह की चीजें की मैंने, टेलीविजन भी किया मैंने, होस्ट भी किया मैंने, फिल्म्स भी की मैंने, वेब भी किया, और हर जगह पे अलग किस्म का प्यार मिला। हर प्रोजेक्ट को एक अलग किस्म की ऑडियंस मिली, अलग किस्म का प्यार मिला। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान, और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनालिटी कि वो होता है ना कि जब स्टार स्ट्रक होता है तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे एक फैन वाला मोमेंट, फैन वाला इंटरव्यू मिलता है। तो आज ये वाला इंटरव्यू जो मैं करने वाली हूँ एक फैन की हैसियत से ज्यादा करूंगी बजाय एक आरजे के। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इंडिया के राजीव खंडेलवाल, जो कि कहने को इंडिया के स्टार हैं, लेकिन इनको ओन हम सब करते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों ने और बाकी हर दुनिया के हर जगह पे जहां जहां पे हिंदी उर्दू समझी जाती है, इनको अपने फैमिली मेंबर की तरह ओन किया होगा। तो वेलकम करते हैं अपने शो में राजीव खंडेलवाल को। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच महाविश, थैंक यू सो मच, और इतना प्यार और इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि आपने मेरा इनविटेशन कबूल कर लिया है। मतलब इस वक्त तक मैं बिलीव नहीं कर पा रही इस बात को बिल्कुल भी, और मुझे इंतजार है उस बात का कि जब ये रेडियो पे जाएगा ऑन एयर और ये वीडियो मैं अपने सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगी। देखिए, वो तो ना कहीं जब प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है तो वो अपने आप ही ऑर्गेनिकली आ ही जाता है। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे जाके आपका मैसेज पढ़ूंगा। मैं वैसे भी इंस्टाग्राम पे बहुत कम जाता हूँ। मैं जब काम मेरा कोई बाहर आ रहा होता है उसी दौरान उस काम के सिलसिले की वजह से मैं उस इंस्टाग्राम पे डीएम्स पे जाता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ कि लोग क्या क्या मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि कई काम के मैसेजेस आते हैं। और उसमें मैंने देखा कि ये आपके रेडियो चैनल से एक इन्विटेशन है। मैंने कहा चलो ये करते हैं, और इसी आपके जरिए मैं बहुत से लोगों से वापस कांटेक्ट में आऊंगा, जहां जिनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, सिर्फ मेल्स आती हैं, सिर्फ प्यार मिलता है। तो ये एटलीस्ट रेसिप्रोकेट करने का मेरे पास भी बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल। अच्छा, हम इस पे भी बात करेंगे। मतलब आपको मैं 20 साल पहले भी लेके जाऊंगी, लेकिन अभी हम लेटेस्ट जो मैंने आपका ट्रेलर देखा है, द सीक्रेट ऑफ शैलीदार्स, तो वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। शैलीदार्स, लेकिन मैंने ट्रेलर देखा, बहुत जबरदस्त ट्रेलर है, बहुत कमाल ट्रेलर है, और मुझे पर्सनली इंतजार है 31 का, मैं जरूर देखूंगी। तो इसके बारे में बात करते हैं, कैसा ये प्रोजेक्ट, आप कैसे देख रहे हैं इसको? तो देखिए, सीक्रेट्स ऑफ द शिलेदार्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनर है। मतलब ये मेरे ख्याल से जितने भी लोग ओटीटी पे भी देखते हैं या फिल्मों में भी देखते हैं, तो इस तरह का जॉनर बहुत कम बनता है। ये एक ट्रेजर हंट है, और ट्रेजर हंट जैसे कि इंडियाना जोन्स हो गई या नेशनल ट्रेजर हो गया, इस तरह की फिल्में बनी थी। उसके बाद इस स्पेस में बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स बने, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए कि इंडिया की एक हिस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है। इंडिया में एक हिस्टोरिकल फिगर थे, उनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो हिस्ट्री एक तरफ है, जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं वो एक तरफ है, और एक आज के जमाने 2025 का जो फैक्ट्स हैं या जो फिक्शन है वो 2025 में है। तो आज का एक लड़का जिसे मालूम पड़ता है कि उसका इतिहास से कुछ उसका हिस्ट्री के साथ में कोई कनेक्शन है, तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वर्ल्ड बन जाती है। बिकॉज अगर आपको कोई कहे कि आप जानती हैं कि आप सेफ कीपर हैं, आप एक ट्रेजर कीपर हैं, और आपको आइडिया नहीं है कि मैं कौन से ट्रेजर की सेफ कीपर हूँ, और तब आपको मालूम पड़ता है कि बहुत से लोगों के ऊपर आपके ऊपर नजर थी, आपको बचपन से तैयार किया गया है, आप ही को नहीं मालूम है कि आप उस लीनिएज से हैं, आप जिसे चुना जाता है उस खजाने की रक्षा करने के लिए। तो एक आज के जमाने के किसी लड़का लड़की को आप बोलेंगे तो बोलेंगे कौन सा खजाना, ये सब बकवास बातें होती हैं। बट ये फिर वो आपको हिस्ट्री में लेके जाता है, और फिर धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं कि ये सच है कि मैं एक्चुअल में वो हूँ, शिलेदार हूँ। और शिलेदार का मतलब है जो एक हिस्टोरिकल फिगर थे इंडिया में, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जो सेना के लोग थे, उनकी आर्मी के जो लोग थे, जो घोड़े पे रक्षा के लिए माने जाते थे, उन्हें शिलेदार कहा जाता था इंडियन हिस्ट्री में। सो मुझे नहीं मालूम था कि, मतलब मेरे कैरेक्टर को नहीं मालूम है कि वो उसी लीनियज से आ रहा है, और जब उसका वक्त आता है उस खजाने को ढूंढकर उसकी रक्षा करने का,
वहां से एक कहानी शुरू होती है और फिर वो कैसे खजाने तक पहुंचता है, उसे खजाना मिलता है कि नहीं मिलता, और बीच बीच में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो ये एक स्पेस है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नई स्पेस है। हाँ बिल्कुल, मुझे इसी तरह से लगा। और इसमें मतलब इस सीरीज में आपको एक्शन, थ्रिलर और एडवेंचर सब कुछ मिलेगा, जो अंदाजा हो रहा है उससे। और मेरा ख्याल है काफी हाई बजट प्रोजेक्ट है जो मुझे दिखने में लग रहा है। जी हाँ, काफी बड़े स्केल पे बनाया गया है, और एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर ने उसे डायरेक्ट किया है, जिनकी एक फिल्म इंडिया में आई थी कॉल्ड मुंजिया, जो कि इंडिया नहीं, मतलब जहाँ जहाँ पे भी इंडिया के हिंदी फिल्मों को लोग देखते हैं, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी फिल्म, बहुत बड़ी। मतलब बहुत छोटे बजट में बनी थी, लेकिन वो ऑर्गेनिकली बहुत बड़ी बनी। और उसके उसके पहले भी उसने जो फिल्में की हैं आदित्य सरपोतदार ने, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म्स की हैं उसने। तो उसकी डायरेक्शन, ये प्रोडक्शन वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो वो ऑफ कोर्स काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड बहुत डिफरेंट किस्म की एक्शन है, बहुत डिफरेंट। ये थ्रिलर वैसा थ्रिलर नहीं है कि कोई मर रहा है उसे बचाना है, एक डिफरेंट किस्म का थ्रिलर है कि खजाना ढूंढना है और उसे गलत हाथों में जाने से बचाना है। सो इससे थ्रिलर, जैसा कि आपने कहा, इसमें बहुत सारा एक्शन है, एडवेंचर है, और सस्पेंस भी बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत एंटरटेनिंग शो है। मतलब जब आप देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है, और उससे हर कोई जुड़ सकता है, बिकॉज भले वो इंडियन हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये बेसिकली है एक ट्रेजर हंट। तो शायद आप भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अरे कहाँ खजाना है, नेक्स्ट क्लू क्या है, और वो क्लू बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सामने आती है, वो क्लू जितनी भी है। सो या, तो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारा जो रीजन है ना, इसमें स्टोरी टेलिंग और स्टोरीज का फैंटेसी वर्ल्ड एक हम लोगों का अपना बचपन से क्रिएट हुआ हुआ होता है। हमने किसी न किसी इस तरह की कोई स्टोरी से अपने आप को एसोसिएट किया हुआ होता है ना। और हम लोग मतलब बचपन में तलाश में होते हैं कि वो चीज हमें, वो वाली मैजिक पावर मिल जाए, वो चीज हमें मिल जाए, तो हम उसमें कैसे। तो अभी आपने इस प्रोजेक्ट में एक तरह से वो फैंटेसी वर्ल्ड का एक कैरेक्टर जिया, आपको कैसा लगा? जी, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जैसा कि आपने कहा, बचपन से हम सबको वो गड़ी हुई अशरफियां ढूंढने का बहुत शौक है कि कहीं से मुझे भी एक सोने का कहीं से कोई एक बर्तन मिल जाए मुझे, या मर्तबान मिल जाए जिसके अंदर अशरफियां हो। और वो बचपन से हम सभी ढूंढते आए हैं। मुझे भी याद है कि जब एक मैं छोटा था, और मेरे पापा की एक जमीन थी पुरानी गाँव के अंदर एक, तो उसकी जब जमीन में गए, उसकी कुछ खुदाई चल रही थी, उस पर कुछ फसल लगानी थी उन्हें। तो मैं भी वेट कर रहा था कि शायद कहीं से कोई अभी आवाज आएगी, एक संदूक निकलेगा नीचे से, एक ब्रीफ केस निकलेगा जिसके अंदर से कुछ मुझे पैसा मिलेगा। तो वो एक बचपन में आई थिंक हर सबके अंदर वो बच्चा जिंदा है, और वो हमेशा जिंदा रहता भी है। तो मैंने जब भी किया, तो मुझे लगा कि एक्चुअली जब भी हम किसी भी हिस्टोरिकल साइट में जाते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो वर्ल्ड में, वहाँ कितनी सारी हिस्ट्री दबी भी होगी उन दीवारों के पीछे, उस जमीन के नीचे इतना इतिहास और इतनी हिस्ट्री दबी भी होगी। उसे जब आप जानना शुरू करते हैं तो वो एंडलेस है। तो मेरे लिए भी बहुत एक चाइल्ड लाइक एडवेंचर था व्हाइल आई वाज डूइंग दिस वन। बिल्कुल एक बचपन, मतलब एक बच्चे की तरह से मैं भी इस शो में कहानी के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। तो आई थिंक मेरा वो एक शौक जो था कि मैं भी कहीं से खजाना ढूंढूं, वो थोड़ा बहुत तो पूरा हो गया। अच्छा, इसमें स्टंट्स भी हैं काफी, तो कुछ चैलेंजिंग हुआ आपके लिए? कुछ ऐसा मतलब कि जो एक बड़ा चैलेंज बनाओ, कुछ करने में टाइम लगा उसको? बहुत चैलेंजेस थे इसके अंदर, ऐसा नहीं था, क्योंकि एक तो मैं चाह रहा था कि सारे स्टंट मैं खुद करूं। तो वो बिकॉज मैं इतना एक्साइटेड था इस सीरीज को करने के लिए, तो सारे स्टंट्स खुद ही किए। खुद करने में कई चोटें भी लगी, कई जगह पे ऐसा हुआ कि जंप, चलो मार लूंगा जंप, ये तो 30 फीट है ना, कोई बात नहीं, 30 फीट से तो मार ही लूंगा मैं। चलो 35 कर दिया उसको, फिर मारा। बीच में एक जगह पे मुझे स्लिप डिस्क हो गया, एक जंप गलत हो गई और मैं हार्ड लैंडिंग हुई और मेरी स्लिप डिस्क हो गई। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे स्लिप डिस्क हो गया। और उसके बाद जो शूटिंग थी वो सारा एक्शन ही था। अगले 10-15 दिन का जो सीक्वेंसेस थे वो मैक्सिमम एक्शन थे, या दौड़ना था, या जो फोर्ट्स होते हैं, अगर आप कहीं पे भी देखेंगे, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इटली हो, जहाँ पे मैं भी गया हूँ, जहाँ पे बड़े बड़े जो फोर्ट्स होते हैं वो सब एक पहाड़ के ऊपर होते हैं जनरली, क्योंकि वो पहले के जमाने में वो ऊपर बनाया करते थे ताकि दुश्मन अगर आए तो उसे ऊपर चढ़ने में मुश्किल हो और वो दुश्मन को देख सकें। तो जो एक्शन सीक्वेंसेस थी वो एक्चुअल फोर्ट्स में थी। तो मुझे 1 महीने तक टाइम ही नहीं मिला कि मैं जाके अपना चेकअप कराऊं। तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी स्लिप डिस्क हो गई है, और मैं सिर्फ सोचता रहा कि मेरा स्पैज्म है, चलो ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। दवाइयां ले रहा था, सारे नुस्खे अपना रहा था जो ठीक करने के होते हैं। लेकिन वो जब पूरा शेड्यूल खत्म हुआ, उसके बाद जाके मुझे MRI कराना पड़ा और मालूम पड़ा कि मुझे मेरा स्लिप डिस्क है। तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स एक डिफरेंट चैलेंज था। तो फिर फिजियोथेरेपी कर करके व्हाइल आई वाज शूटिंग फॉर इट वो हमने निकाला। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि अब नहीं कर सकते, लास्ट तक किया और
बट इंजरी भी उसके बाद में कंट्रोल में आ गई। जस्ट फॉर दोस पीपल हु कंसर्न अबाउट मी, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं बता दूं कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूं मैं। उसके बाद मैंने ये मैं पूछने वाली थी आपसे। जी, मैंने 6 महीने का मैंने उसके बाद में इतना सीरियसली अपने फिजियोथेरेपी को लिया कि उसके बाद में मैं एक बहुत ही हाई अल्टीट्यूड की जगह इंडिया में लद्दाख करके वहां पे मैं दौड़ के आया हाफ मैराथन, और एक बहुत ही अच्छे टाइम में मैंने खत्म किया। तो मुझे सर्टिफिकेट खुद को मिल गया कि अब मैं परफेक्टली फाइन। जबरदस्त, ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये एक नॉवल बेस्ड स्टोरी है, तो जब जी है ना, नॉवल बेस्ड है, तो इसको जब आपने कैरेक्टर के तौर पे अपने तौर पे इस रोल को अपनाया है, तो इसमें कुछ आपके अपने भी एफर्ट्स, कुछ आपका अपना है, आपने अपने हिसाब से इस रोल को ढाला हो? हाँ, तो जब देखो, जब कोई भी एक्टर परफॉर्म करता है तो एक थोड़ा बहुत उसका अपना इंटरनल एसोसिएशन विद द कैरेक्टर आ ही जाता है। अब यही कैरेक्टर अगर कोई और एक्टर करेगा तो वो दूसरा फ्लेवर लेकर आएगा। तो मैंने लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया मैंने कि इस कैरेक्टर को मैं किसी एक अलग तरीके से सोचूं और उसको वैसा बनाऊं, क्योंकि ये एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी है जो स्टोरी भागती है। मतलब इसमें जो ज्यादा काम है, मैं कहूंगा कि ज्यादा क्रेडिट जो है वो डायरेक्टर को जाता है, बिकॉज ये स्टोरी टेलिंग वाला सीरीज है जहां पे आप एक कहानी सुना रहे हो। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं उस कैरेक्टर के बिल्कुल करीब रहूं जो डायरेक्टर ने जैसा सोचा है। तो उसका एक इनपुट था, उसका एक विजन था, और क्योंकि ये किताब लिखी जा चुकी थी तो राइटर का एक अपना विजन था कि एक कैरेक्टर ऐसा होगा। तो मैं उन्हीं के साथ में बैठता था, उन्हीं से मैं समझता था कि अच्छा, हाउ डू यू सी दिस सीन। तो जिस तरह से वो सीन को देखते थे और फिर मेरे को जो समझ में आता था मैं वैसा करता था, और आई थिंक बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो गया वो डायरेक्टर का विजन और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड मेरा ही नहीं, बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं सीरीज के अंदर, हम सब ने, इट वाज मोर अबाउट, मैं हमेशा काफी इंटरेस्ट में कह चुका हूँ कि इस सीरीज में ज्यादा क्लास वर्क का काम था बजाय होमवर्क का। जनरली हम होमवर्क बहुत करके आते हैं जब आप सेट पे जा रहे होते हो कि अच्छा कल का सीन है, मैं उसको ऐसे करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसमें ये लेके आता हूँ। यहाँ मुझे थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए, ऐसा व्हाटएवर यू डू व्हिच इज कॉल्ड होमवर्क। ये क्लास वर्क था। हर रिएक्शन जो था वो ऑर्गेनिक था, क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे कोई एक क्लू मिली तो फिर इस क्लू को देखकर मेरा क्या रिएक्शन होगा, और फिर मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा, दूसरी जगह पे जब जाऊंगा तो वहां पे मुझे क्या क्लू मिलेगी, और मिलेगी नहीं मिलेगी, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो डिजेक्शंस, वो रिजेक्शंस, और फिर वो यूफोरिक मोमेंट कि यार ये मिल गया, फाइनली मिल गया मुझे। तो आई थिंक तो बहुत हमने ऑर्गेनिक रखा था उन चीजों को, जो क्योंकि हम जब सेट पे जाते थे, सेट बने भी थे और एक्चुअल लोकेशंस भी बहुत जरा थी। तो जब आप ऐसी किसी बड़ी हिस्टोरिकल लोकेशन पे जाते हो और आप किसी गुफा के अंदर घुसते हो और वहां पे आपका शॉट लगा हुआ है, तो अपने आप एक अलग किस्म की एक्साइटमेंट आ जाती है, और एक वो ऑ वाली फीलिंग आती है कि आप जब देखते हो कि ये कैसे करते थे ये लोग, उस समय कैसे बनाते थे ये लोग। तो वो सब बहुत ही ऑर्गेनिक है। इस पे मैंने ऐसा कुछ बहुत बैठकर काम नहीं किया। तो आई एम होपिंग दैट कि जब आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये बहुत ही ऑर्गेनिक किस्म की परफॉर्मेंस है। अच्छा, देखा जाए ना तो वही बात मैं कहूंगी कि हमारा ये जो इंडिया पाकिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग, नाटक कह लें आप, या जो इस तरह का मतलब जो ना परफॉर्मेंस होती थी, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। बहुत अरसे से कहानियां सुनाई जा रही हैं, और कहानियां हमें देखने को, चाहे वो इंडियन टेलीविजन हो, फिल्म हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, ये पूरी जगहों पे कहानी सुनाना और सुनना एक बहुत ही अच्छा, एक मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही एक अपना अपना सा चीज है। इसमें होता है क्या है कि कहानियां बहुत रिपीट भी हो रही होती हैं, लेकिन ये वाली जो कहानी है, जैसे बात हो रही होती है, हम लोग ये कह रहे होते हैं, तलाश में होते हैं इस बात की कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो, कुछ ऐसा हो, यूनिक हो। तो ये एक उस तरह की चीज है। इसको मैंने देखा उसमें ट्रेलर के दौरान ही वो एक कैरेक्टर बोलता है कि ये तो इंडियाना जोन्स जैसा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस प्रोजेक्ट है, ये आगे और लोगों के लिए कितनी राहें खोलेगा कुछ अलग करके दिखाने के लिए? बहुत अच्छी बात कही आपने। ये एक्चुअली मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत दरवाजे खोलेगा, और इस तरह की सीरीज और आएंगी, क्योंकि क्या है कि अभी इतनी भीड़ हो गई है। अगर हम देखें तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सबके पास में इतने ऑप्शंस हैं, इतने सारे नाटकों को देखने के लिए, या शोज को देखने के लिए, फिल्मों को देखने के लिए इतनी भीड़ है कि हमें समझ में नहीं आता कभी कभी कि हम क्या देखें। तो उसमें एक तरह की कुछ मतलब बनते जा रहे हैं, बहुत डार्क शोज बन रहे हैं, बहुत क्राइम बेस्ड बन रहे हैं। तो ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग स्पेस खुलेगी जब हम ये सोचेंगे अरे एंटरटेनमेंट तो ये भी कमाल का है, क्योंकि इसमें थ्रिलर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जैसा कि मैं कह रहा था कि कोई मर रहा है या कोई किसी को मारने के लिए दौड़ रहा है। थ्रिलर एक डिफरेंट किस्म का भी होता है, और ये
इस सीरीज को देखने के बाद में लोगों को समझ में आएगा, और इससे सब लोग रिलेट इसलिए भी कर पाएंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल अपील है। इस तरह के जॉनर की एक बहुत ही यूनिवर्सल अपील है, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, हम सब ट्रेजर हंट से रिलेट करते हैं। हम अभी भी, मैं देखता हूँ कि घरों में जाओ तो बच्चों को अगर कुछ देना हो तो कई घरों में आप देखोगे छुपा देते हैं, अच्छा जाके ढूंढो तुम्हारी गिफ्ट कहाँ पर है, फिर वो जाके पर्ची खोलेंगे, फिर पढ़ेंगे और फिर उसको जाएंगे, तो वो एक्साइटमेंट बिल्डअप करते हैं बच्चों के लिए भी, और वो बच्चा हमारे अंदर भी अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो बच्चा कभी मरता नहीं है। तो डेफिनेटली ये काफी स्पेस खोलेगा, बिकॉज एक बहुत ही नया जॉनर है, और आई एम वेरी श्योर इसके बाद इस तरह की बहुत सारी सीरीज या फिल्म्स और बनेंगी। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे, और सुजल का कैरेक्टर कहीं तो होगा, उस पे आ जाते हैं। तो वो इतना फेम, मैं आपका कल रात में आप देख रही थी कि इंटरव्यूज आप किस तरह से देते हैं, क्या होता है, तो उसमें मुझे आपका इंटरव्यू देखने को मिला। उनके लिए बड़ी शॉकिंग बात थी कि आपने सुजल का कैरेक्टर खुद छोड़ा था। मतलब इतना फेम जिस कैरेक्टर को मिल रहा हो, मेरे हिसाब से तो अगर आपकी जगह पे और बंदा होता तो आज भी वो स्टार प्लस पे सीरीज चल रही होती और आप चाहे वो आपके पोतों के पोते परफॉर्म कर रहे होते, लेकिन आप कर रहे होते। मतलब अगर आपकी जगह पे और बंदा होता, क्यों छोड़ दिया था आपने? मतलब इतना प्यार तो किसी को भी मिलेगा तो वो चाहेगा मिलता रहे, आपने उस वक्त में इतने पीक पे क्यों छोड़ दिया था? मैंने उस समय तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आज मैं जरूर कह सकता हूँ कि मैंने शायद इसलिए छोड़ा था कि 20 साल के बाद भी महावीर मुझे देखे और मुझे देखकर मुस्कुराए और उसे बोले कि अरे मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आई थिंक कुछ चीजें अगर अधूरी छूट जाती हैं वो ज्यादा जहन में रहती हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि लाइक वी ऑलवेज लव दोज लव स्टोरीज जो कि पूरी नहीं होती हैं, यू नो, वी ऑलवेज लव इट। लगता है कि अरे और देखना है, या आई विश वो मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए। मेरा छोड़ने का कारण एक था, इतना प्यार मुझे मिल रहा था, मुझे संभाला नहीं जा रहा था, मुझे वो अटेंशन मुझसे संभाली नहीं जा रही थी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि रातों रात, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, जहाँ पे भी इंडियन एंड यू नो हिंदी या उर्दू समझने वाले जो लोग हैं वो देखते हैं, जहाँ लोग देखते हैं, इतना मैं इंटरनेशनल शोज कर रहा था, मतलब मेरे लिए मैं जाता था तो और मुझे एक अलग किस्म की शिद्दत नजर आती थी कि ये इस तरह का प्यार, ये नॉर्मल प्यार नहीं है, ये कुछ अलग ही किस्म का प्यार है, जहां पर चलो एक तो रोमांटिक इंक्लिनेशन होता है जो जनरली एक यू नो विमेन की तरफ से आपको मिलता है, लड़कियों की तरफ से आपको मिलता है, तो बड़ों की दुआएं मिल रही थी, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा था। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मेरे को इतनी सारे तोहफे मेरे घर पे आते थे, वो ढूंढ के मेरी माएँ बन गई थी, मम्मियाँ बन गई थी मेरी, कि अरे वहां से वो मुझे आशीर्वाद दो, मुझे वहां से पेशावरी जूतियां भेज रहा है, या मुझे कोई कुर्ते आ रहे हैं, मुझे पठानी कपड़े सूट्स आ रहे हैं मेरे पास में। और वो अनफिल्टर्ड लव था, और वो लव ऐसा था जो कि उसके पीछे कोई कारण नहीं था कि हमें आपसे ये चाहिए इसलिए आपको ये प्यार मिल रहा है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक लव था। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि जब तक मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ तो मैं पूरी शिद्दत के साथ प्ले करूं, और मैं उस लव को तभी एक्सेप्ट करूं जब मैं अगर मैं उसे रिटर्न कर रहा हूं अपने परफॉर्मेंस के थ्रू या उस कैरेक्टर के थ्रू। मुझे एक समय में लगा कि अब ये कैरेक्टर का जितना भी था, ये कहानी अब लगभग खत्म होने की कगार पर है, अब इसे हमें खींचना नहीं चाहिए। तो मेरा वो एक अपना क्रिएटिव पॉइंट था, और मेकर्स का कुछ और क्रिएटिव पॉइंट था कि नहीं, ये कहानी चलती है और चलती रहेंगी। मेरे जहन में ये भी था कि 5-6 साल के बाद में यू नो आपका प्यार थोड़ा सा कम होने लगता है, और जिस तरह का एक प्यार सुजल और कशिश को मिला था, मुझे लगा था कि वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और यही सब एक चीज कारण थे जिसकी वजह से मैं इतना सारा पैसा जो मुझे मिल रहा था उसे मैंने कहा नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि अब ये लाइफ में मेरे ऊपर एक डेट है, मेरे ऊपर एक लोगों का एक किस्म का डेट है जिसे मैं रिटर्न करना है। आई हैव टू गिव इट बैक टू पीपल। सो आई थिंक समवेयर आई वांटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू माय कैरेक्टर। मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में करूं, और अगर नहीं कर रहा हूं, अगर मैं सेट पे आ रहा हूं, मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा मुझे फिर भी वो प्यार मिलेगा, पर क्या मैं डिजर्विंग महसूस करूंगा? आई विल नॉट फील डिजर्विंग। तो फिर मुझे लगेगा कि मैं ये नकली है, अब तो ये बस ऐसे ही मिल रहा है। तो आई थिंक वो रीजन थे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा कि वो, बिकॉज आपको लगेगा कि दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा कैसे कोई सोच सकता है। बट आपको मेरे जो यू हैव टू बी इन माई प्लेस टू अंडरस्टैंड कि अगर घर के बाहर आपके लोग वेट कर रहे हैं, घर में अगर आपके दरवाजे के नीचे से पर्चियां आ रही हैं, इतनी लेटर्स आ रही हैं, इतनी चिट्ठियां, उस टाइम पे तो कार्ड्स, गिफ्ट्स, मेरा घर म्यूजियम बन चुका था। मैंने कहा नहीं, मुझसे हैंडल नहीं होगा, मुझे आई हैव टू प्रूव इट टू देम दैट
if because most of them thought कि this is for Rajiv and I knew this is for Sujal, so I wanted this love to come to Rajiv, और वो मुझे पता था कि मेरे काम के जरिए ही आ सकता है। और आज मैं सोचता हूँ तो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा, बिकॉज आज भी जब लोग कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, नॉट जस्ट अबाउट सुजल, और उसके बाद भी मैंने कुछ कैरेक्टर्स प्ले किए थे कुछ और सीरीज में, तो वो लगता है कि बहुत अच्छा कॉल था कि एक लिमिटेड लव स्टोरी इज ऑलवेज नाइसर, अदरवाइज उसके बाद बिखरने लगती है तो फिर वो मोहब्बत कम हो जाती है। हाँ, ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मैच्योर डिसीजन था उस वक्त के हिसाब से आपका, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि हर कोई बंदा लेगा इस चीज़ को, इस तरह से सोचेगा। लेकिन फैक्ट है ये कि आज भी सुजल अग्रवाल हम लोगों के जहन में उसी तरह से ताज़ा है, उसी तरह की मोहब्बत भी है, उसी तरह का सब कुछ है। और मुझे याद है आपकी कोई मतलब शायद फर्स्ट एंट्री थी कोई सीन में, और वो बस उसके बाद आप ही के बारे में बात हो रही थी, और रोज़ाना मतलब हम लोग कॉलेज में होते थे, रोज़ाना डिस्कस करते थे आपके कैरेक्टर को। और जैसे आपने कहा अगर मतलब लड़कियों के हिसाब से देखा जाए तो एक दूसरा एंगल भी होता है, तो सबको सुजल चाहिए था उस वक्त अपनी जिंदगी में कि हमें भी कोई सुजल जैसा मिल जाए, तो फैक्ट है। अच्छा, आपने इससे पहले मतलब ये जो सुजल का कैरेक्टर मिला है, कभी जिंदगी में सोचा था कि इतना फेम, इतनी मोहब्बत आपको अपनी लाइफ में मिलेगी? इतनी मिलेगी ये तो नहीं सोचा था मैंने कभी, मतलब ये आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये बियॉन्ड था, बियॉन्ड सोच के भी बियॉन्ड ही था। ऑफ कोर्स जब आप एक्टिंग करने के लिए आते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे पसंद किया जाएगा, मेरे काम को पसंद किया जाएगा, मुझे पसंद किया जाएगा। वो तो एक बेसिक होता है किसी भी एक्टर के लिए, बिकॉज मेरी इफ लेट मी से मेरी एम्प्लॉयमेंट अगर एक्टिंग है तो मुझे मेरा जो एक डायरेक्ट आउटपुट है वो लोगों का प्यार ही है। मतलब एक डायरेक्ट क्या बोलूं मैं उसको, जो टेक अवे होता है वो प्यार होता है। अगर आप मुझे प्यार नहीं करेंगे तो मैं शायद इतना लंबा काम कर भी नहीं पाता। तो वो एक था मन में कि आई विश मुझे लोग पसंद करें, एक्सेप्ट करें मुझे, लेकिन इस तरह से भी हो सकता है चीजें, वॉज कम्प्लीटली अनरियल। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए है, किसके लिए है, कैसे है, क्यों है। मैं अपनी शक्ल देखता था आईने में जाके कि यार तेरी शक्ल, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेरे में कुछ ऐसी बात है कि इतना, एंड वो इतना ना आपको डिफाइन नहीं कर सकूंगा मैं, तो वो इतना जो था मैंने कहा नहीं। फिर देन आई थिंक उससे ही मुझे बहुत कुछ, मुझे अंदाजा है, मतलब वो उस वक्त का एक बात ही अलग थी, वो चीज ही अलग थी। उसने उसी प्यार ने मुझे ये सिखा दिया आई थिंक कि तू गलत फहमी में मत रहना, ये तेरे लिए नहीं है। क्योंकि हर लड़की या हर कोई शख्स या हर कोई बुजुर्ग बड़े जो भी तुझे दे रहे हैं, वो एक कैरेक्टर की वजह से अभी तेरी तरफ देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट ये कैरेक्टर के लिए। तो आई थिंक दैट लव इटसेल्फ टॉट मी। अगर वो इतना ज्यादा नहीं मिलता तो शायद मैं भी मानने लगता कि हाँ यार मैं तो गुड लुकिंग हूँ, मैं तो ये लड़कियां तो मुझे पसंद कर रही हैं। बट आई थिंक उतने प्यार ने मुझे ये बहुत क्लियर कर दिया था मेरे लिए दैट डू नॉट गेट मिसलेड। आपकी गलत फहमी में मत जाना कि आप हैं, ये इसको दूरी रखो। जब तुम घर में आओ तो तुम राजीव खंडेलवाल हो, तुम सुजल गरेवाल नहीं हो, तुम राजीव हो। और वो आई थिंक वो सब बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि मैंने कभी भी इस बात को नहीं माना कि मैंने कुछ किया। आई थिंक अगर क्रेडिट जाता है तो वो जेन्युइनली बोलता हूँ मैं कि वो एकता को जाता है, राइटर्स को जाता है, मेकर्स को जाता है, क्योंकि ये सब तो उन्होंने लिखा था। और उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे ऊपर वो कैरेक्टर एकदम फिट बैठ गया। मैं कोई बहुत बेहतरीन कलाकार भी नहीं था, मैं तो सीख ही रहा था। तो ये विजन बहुत हद तक एकता कपूर की थी, क्योंकि वो जीती थी इस कैरेक्टर को। तो वो हकीकत तो यही है कि क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए, बट क्योंकि मैं फेस था तो सारा प्यार मुझे मिला। अच्छा, उसके बाद आपने फिर बहुत अच्छा काम किया है। मतलब अभी आमिर मूवी आपकी जो है वो बिल्कुल वो भी, जैसे अभी हम आउट ऑफ द बॉक्स की बात कर रहे थे, वो भी बिल्कुल एक अलग स्टोरी है। उसमें कोई वो बॉलीवुड वाला एलिमेंट नहीं है कि गाने हो ये हो, एक अच्छी स्टोरी पूरी। तो वो आपने किया, फिर सच का सामना, फिर इस तरह के आपके और बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने अपने आप को राजीव के तौर पे मनवाया। तो अब इतने सालों में आप मतलब कितना सेटिस्फाई हैं अपनी सब चीजों से, अपने इस डिसीजन से? मैं अपने डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे ये लगता, कभी कभी ये लगता जरूर है कि मैंने कम काम किया, मुझे बहुत काम करना चाहिए और लोगों को देना चाहिए, क्योंकि वो प्यार तो कम होता नहीं नजर आ रहा है मुझे कहीं से। मैं अभी भी जब बाहर जाता हूँ तो एक इतनी सारी मुस्कुराहटें मिलती हैं, इतने सारी आंखों से प्यार झलकता हुआ दिखता है। मुझे लगता है कि मैंने काम थोड़ा कम किया है, मुझे और काम करना चाहिए।
मुझे उस ऑडियंस के लिए भी काम करना चाहिए जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बहुत प्यार दिया था, क्योंकि वो लोग एक किस्म के नाटक देखते हैं, एक किस्म के शोज पर देखना पसंद करते हैं। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती थी, राजी आप कुछ रोमांटिक करो, लेकिन जैसा कि आपने कहा और मैंने भी कहा कि मेरी जिद थी कि मैं राजी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरी जिद थी कि लोग जिस दिन राजी को एक्सेप्ट करेंगे उस दिन मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल दिस लव। तो वो तो अब काफी हद तक हो गया, क्योंकि अब मैंने उसके बाद हर तरह के किए, लेकिन रिपीट नहीं किया कभी अपने आप को। वो रोमांटिक मैंने किए, बट बहुत डिफरेंट किस्म के रोमांटिक किए। मैंने इस तरह का एक ये जो ब्रूडिंग वाला रोमांटिक होता है वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये तो मैं कर ही सकता हूँ, ये तो आसानी से। क्योंकि अब फिर मुझे समझ में आने लगा कि मेरे साथ में वर्क क्यों किया। मेरे साथ में वर्क शायद इसलिए भी किया क्योंकि मेरी जो शक्ल है, मेरी आंखें हैं, पता नहीं इन सब की भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से वो सब हो गया। तो मुझे पता था कि ये तो मैं कर ही लूंगा। क्या मैं बाकी सब कुछ करने लायक हूँ? लोग मुझे अच्छा एक्टर भी समझते हैं, तो क्या मैं वाकई अच्छा एक्टर हूँ? फॉर दैट आई हैड टू एक्सपेरिमेंट। मुझे करना बहुत जरूरी था कि मैं और तरह की चीजें करूं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने तरह तरह की चीजें की। मैंने टेलीविजन भी किया, मैंने होस्ट भी किया, मैंने फिल्म्स भी की, मैंने वेब भी किया, और हर जगह पे अलग किस्म का प्यार मिला। हर प्रोजेक्ट को एक अलग किस्म की ऑडियंस मिली, अलग किस्म का प्यार मिला। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। बट एक ही मलाल है अपने आप से, शिकायत है अपने आप से कि मैंने काम कम किया। और वो काम करने का एक रीजन ये भी था कि मैंने कभी काम के पीछे से भागा नहीं मैं कि मुझे कुछ भी करूंगा, मैं सिर्फ करता रहूंगा। मैं आई थिंक जिस तरह से मैंने कहा कि मेरी एक अप्रोच रहती है कि मैं ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस करूं, उसी तरह से मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं ऑर्गेनिक तरीके से काम करूं। मैं अपने आप को पुश नहीं करूं, मैं कोई पीआर टीम ना लेके खड़ा हो जाऊं, मैं अपने आप को बेचूं नहीं उस तरीके से। तो आई थिंक वो जो मेरी अप्रोच थी कि मैं किसी से कुछ उधार नहीं लेना चाहता था कि मेरे लिए कोई मदद करे, कोई और मेरा कुछ करे, कोई और मुझे आके बेचे मुझे। तो आई थिंक जिस तरह से मैं चाहता था वैसा हुआ, बस काम थोड़ा सा कम किया। अब कोशिश रहती है कि बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जाएं जिनमें से मैं उनमें से चुन सकूं कम से कम 2-3। अभी होता है कि जितने मुझे मिलते हैं उनमें से मुझे पसंद ही 1 या 2 आते हैं। अब वो 1-2 जो पसंद आते हैं फिर मैं कर लेता हूँ। तो मैं आई होप कि मेरे पसंद करने लायक ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स आए तो मैं पूरे 365 डेज काम करने को तैयार हूँ, बिकॉज आई हैव टू गिव इट बैक टू द वर्ल्ड। अच्छा, अभी आपने कहा कि लोग आपको रोमांटिक रोल्स में देखना चाहते हैं, लेकिन आप ये मनवाना चाहते हैं कि मुझे एज राजीव एक्सेप्ट किया जाए। तो हु इज राजीव? आप क्या मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को? आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या है? मेरे पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करें या नहीं करें वो मैं नहीं चाह, मतलब वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो कभी जानेंगे नहीं कि मेरी पर्सनालिटी क्या है। बिकॉज दुनिया तो सिर्फ मुझे राजीव खंडेलवाल एज एन एक्टर ही देखेगी। राजीव खंडेलवाल एज एन इंडिविजुअल मुझे नहीं लगता कि दुनिया कभी देख पाएगी या समझ पाएगी, क्योंकि वो ही समझेंगे जो मेरे साथ में रहते हैं। वो चाहे जिनके साथ में मैं काम करता हूँ या जिनके साथ में मैं रहता हूँ, मेरे घर की जो टीम है, मेरी वाइफ है, मेरे इन-लॉज हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं रोज मिलता हूँ, सेट पे जो प्रोडक्शन वाले हैं, आई थिंक दे विल ओनली अंडरस्टैंड हु आई एम एंड हाउ आई एम। तो वो तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ दुनिया समझेगी, एक्सेप्ट करेगी। बट एज एन एक्टर मुझे एक्सेप्ट करें कि राजीव खंडेलवाल इज एन गुड एक्टर, जो ऑफ कोर्स सब लोग एक्सेप्ट, मतलब लोग प्यार देते ही हैं। तो बट राजीव एज अ पर्सन मैं किस तरह से पूछना चाह रही हूँ आपसे कि एक आपने बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। आप डेफिनेटली मतलब एक बंदे के जहन में एक होता है कि मैंने अपनी ये आइडेंटिटी बनवानी है दुनिया से, मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ, एक लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ अपने पीछे। आपके जहन में ऐसा क्या है? मतलब आपको राजीव को लोग किस तरह से, आपकी ऑडियंस किस तरह से परसीव करें? मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इस समझें कि राजीव जैसे भी एक्टर्स होते हैं जहां पर आप बह नहीं जाते, आप इस शोर में, इस लाइमलाइट में आप बह नहीं जाते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग ये समझें कि एक ही मॉडल नहीं है काम करने का, कि जो फिल्म आपकी 500 करोड़ करे वो एक्टर टॉप एक्टर है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेरे साथ में नहीं, बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं। बिकॉज एक्टर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस तो अब एक नंबर गेम हो गया है कि अभी आप किस तरह से प्रोजेक्ट करें कि मेरी फिल्म ने 500 करोड़ कमाए या 1000 करोड़ कमाए। मैं चाहता हूं कि लोग एक्सेप्ट करें इस बात को कि अगर राजीव फिल्म कर रहा है तो हमसे देखना पसंद करेंगे, वो अगर वेब सीरीज कर रहा है हमसे देखना पसंद करेंगे, वो अगर टीवी कर रहा है हमसे देखना पसंद करेंगे, वो होस्ट कर रहा है हम देखना पसंद करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप मुझे हर फॉर्म में एक्सेप्ट करें, तभी मैं अपने आप को काबिल समझूंगा। तो और मैं यंगस्टर्स चाहता हूं कि जो लोग शुरू होते हैं, अभी आजकल क्या है कि सोशल मीडिया में की वजह से लोगों की बहुत ही अप्रोच बदल गई है, खासकर यंगस्टर्स की।
बिकॉज उन्हें लगता है कि अब हम ऐसी ऐसी रील बना के डालें जिसे कोई देख ले, उसके इतने लाइक्स मिल जाए, और उन्हें लगता है कि यार उसको देखो, उसकी तो इतनी स्टोरी सामने आ रही है, मुझे भी डालनी पड़ेगी इतनी सारी स्टोरीज। और हकीकत ये है कि ऐसा नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि एक राजीव भी तो है, वो नहीं है इतना एक्टिव सोशल मीडिया के ऊपर, और वो नहीं करता है। लोग सोच सकते हैं कि उसको वो इतना एम्बिशियस नहीं होगा कि उसे दिखना है, हर वक्त दिखना है, पर सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हर तरह तरह के मॉडल्स होते हैं। इन सेंस मेरा एक मॉडल है, उसे भी एक्सेप्ट करें आप, और जो एक आपको लगता है कि 1000 करोड़ की फिल्म करनी है, उसे भी आप एक्सेप्ट करें। तो एक सेट माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो मुझे देखकर लोगों को ये समझना चाहिए कि हाँ, ये ऑर्गेनिक किस्म का अप्रोच है इस आदमी की। ये इसने कभी बोरो नहीं किया कोई माइंडसेट कि मुझे अभी ना अवार्ड फंक्शन में जाके लेने चाहिए, मेरे को दिखना चाहिए कि मेरे पास अवार्ड है बहुत सारे, या मैं हर वक्त आके अपने बारे में बात करूं। नॉट दैट कि जो करते हैं वो गलत करते हैं, पर मुझ जैसे भी लोग हैं, बस इतना सा एक्सेप्टेंस चाहिए। और आप कि ये मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप जैसे मतलब आप प्योर हैं, आप जैसे आपने ऑर्गेनिक बोला, नेचुरल, मतलब वो जो चीज़ें, मैंने कल जो आपका इंटरव्यू भी देखा, वो हम क्योंकि बहुत लंबी बात नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनली मुझे कुछ चीज़ें आपकी बहुत पसंद आई। ब्रांड्स के पीछे नहीं भागते आप, अपने आप बिल्कुल अपने ऑर्गेनिक, अपने आप चीज़ें, आपकी ज़रूरियात कम है, आप मटेरियल के पीछे नहीं भागते। तो ये एक बड़ी एक ऐसी सोच है जो कि हमारी, जैसे अभी आपने कहा, हमारी जो ये वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़रूरी है पास ऑन होना, मतलब वो इन चीज़ों को समझ सके, क्योंकि आजकल की दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक भाग दौड़ में चल रही है, और उसका कोई किसी किस्म का अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनैलिटी, आप उस तरह से दुनिया को दिखा रहे हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, राजीव खुद एक ब्रांड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बोलूँ भी। राजीव, आपने काम किया था सुन लेना पाकिस्तानी जो था, उस वक्त मेरा ख्याल कोई इतना अच्छा पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा था। अब हम आपको देखना चाहेंगे, इस वक्त में हमारी इंडस्ट्री काफी माशाल्लाह मतलब जो है वो अच्छी जा रही है, तो कुछ इरादा है पाकिस्तान के जो नाटक है वो तब भी बहुत अच्छे बनते थे, बीच बीच में इतने खूबसूरत आते हैं कि हम सब देखते हैं। इतने सारे इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। अब वो ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान व्हाटएवर इट इज, हम लोग नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ में काम फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट कभी हमारी ख्वाहिश है कि हम आपको देखें पाकिस्तानी ड्रामा। मुझे इतना अच्छा लगा था। हुमायूं सईद प्रोड्यूसर का नाम था, मुझे अभी भी याद है, सना थी साथ में। तो वो हम लोगों ने शूट किया था। इतनी बहुत ही करीबी का एक रिश्ता बन गया था, और कहीं ना कहीं हम सबकी जड़ें तो एक जैसी है ना, एक ही हैं हम सबकी जो बेसिक जड़ें हैं, तो वो एक हैं, उससे तो हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। तो वो एक इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि मैं जरूर करना चाहूंगा, जरूर, क्योंकि आप इंडिया छोड़ दें, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको अगर कोई मिलता है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान वाले को कोई इंडिया से मिलता है, और जब हम मिलते हैं और सिर्फ क्योंकि शक्लें हम सबकी एक जैसी लगती हैं, तो जब लोग पूछते हैं आप कहाँ से, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, हम बोलते हैं मैं इंडिया से, ओह मैं पाकिस्तान से हूँ। और वो एक अलग किस्म की, कहीं पे किसी आप रेस्टोरेंट में मिल गए या कहीं और मिल गए, तो ऐसी गर्म जोशी के साथ में मिलते हैं, वो तो लगता है कि हम सबका आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार है, बस बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, जो भी व्हाटएवर रीजंस, हम लोग नहीं कुछ चीजें कर सकते हैं या कर पाते हैं। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार हमेशा बना रहे, और जो सियासती चीजों को अगर हम भूल जाएं, या जो भी इंडिया पाकिस्तान के साथ में जो भी कुछ होता है, लेकिन लोगों का प्यार आपस में बना रहे, हम एक दूसरे की वेल विशर्स रहें, हम एक दूसरे की हमेशा दुआओं में याद रखें और एक दूसरे को दुआएं दें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, और मैं ये जरूर चाहूंगा कभी मुझे मौका मिले कि आपकी जो ऑडियंस है, या पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, उनके सामने एक शो करूं जो कि जहां मुझे बिल्कुल प्योर लव मुझे मिले उनसे। बिल्कुल, और मैं ज़रूर चाहूँगी आपका कभी ना कभी कतर ज़रूर चक्कर लगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो भी आएँ, आपसे मुलाकात हो सके हमारी। और राजीव, थैंक्स अ लॉट, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा इंटरव्यू था आज का, बहुत बड़ी बात थी, आपसे बात हुई है, और ये इंटरव्यू मैं भेजने वाली हूँ। आप अपने जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए एक मैसेज, खास तौर पे जो आपके फैंस हैं सूजल के कैरेक्टर की अब तक, उनके लिए भी मैं चाहूँगी। और दूसरा ये कि इस वादे के साथ कि आपका कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आएगा तो आप हमें टाइम जरूर देंगे। पहले तो मैं आपको सेकंड बात तो कहता हूँ कि जरूर दूंगा। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा भाभी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और आप समझती हैं इन बातों को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यूज देते हैं तो जनरली लोग कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी चीजों को समझ नहीं पाते हैं, मतलब फिर वो बहुत ही सरफेस तौर पर इंटरव्यू होते हैं। पर आप सब समझी और आपने अच्छी अच्छी बातें की। आई रियली एंजॉयड स्पीकिंग टू यू। तो मैं जरूर आपके साथ में सिलसिला जारी रखूंगा।
जारी रखूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के साथ में आपसे जरूर बातचीत हो। और रही बात उन लोगों की जिन्होंने इतने सालों से मुझे लगातार प्यार दिया है, आई कैन ओनली से कि मैं दबा हुआ हूं आपके प्यार के बोझ के नीचे। मैं आई फील इंडेटेड एंड आई जस्ट होप कि आप जहां कहीं भी हैं आप खुश रहें। उम्मीद करता हूं कि आपकी दुनिया बहुत हमेशा खूबसूरत रहे, आपको बहुत सारी आपके पास आपको रीजंस हों आपके पास में आपको मुस्कुराने के लिए। और मुझे अपने दिल में जगह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए मैं कभी नहीं भूला हूं, ना कभी भूलूंगा, बिकॉज ये चीजें भुला देने लायक है भी नहीं और कभी भुला सकता भी नहीं कोई इंसान। सो आई जस्ट विश आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहें और मुस्कुराते रहें हमेशा। थैंक्स अ लॉट। और हम सब लोगों की तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। जरूर देखने वाले हैं, 31 का मुझे इंतजार है, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे और फिर आपको फीडबैक भी देंगे। थैंक्स मार्च, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।